So we have started our journey of polynomial by understanding the concept of values and zeros of a polynomial. अब हमारे पास समझना है क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम. Why? Because these two concepts are the building block of understanding the concept of polynomial in detailed manner. So आज हम लोग इनके क्वेश्चंस करेंगे कैसे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को अंडरस्टैंड किया जाता है और उसके बाद उसके क्वेश्चंस कैसे डिफाइन किए जाते हैं. तो चलो सबसे पहले एक छोटा सा डिवीजन देख लेते हैं. डिवीजन क्या होता था, तुम लोगों ने डिवीजन किया होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो डिवीजन सीखने वाले हैं वहां पे हम लोग एक छोटी सी चीज वहां पे ऐड करते थे. बस उसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा डिवीजन लेंगे. अगर ये डिवीजन समझ में आ गया तो फिर हम लोग उसके बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीखेंगे. तो चलो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 125 को 7 से डिवाइड करो और बताओ कि क्वोशिएंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा 125 और यहाँ पे लिखा 7 और इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया. सो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 1 7, जो तुमको पता है कि क्या करना लिखना है यहाँ पे 7 1 7, और यहाँ पे तुमने अननोइंगली यहाँ पे लिख देते हो 5. तुमने क्या किया यहाँ पे, तुमने यहाँ पे माइनस लगाया है, लेकिन ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस यहाँ पे प्रेजेंट था. 7 की तो वैल्यू प्लस थी यहाँ पे, लेकिन ये जो माइनस है यहाँ पे मैंने लगाया, ये माइनस प्लस अगर मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बिकम माइनस. ये एक छोटी सी चीज हम ऐड कर रहे हैं, यही यूज करेंगे पूरे डिवीजन को समझने के लिए. सो यू विल से 5, यहाँ पे फिर लिखा 5 और यहाँ पे क्या करेंगे 7 7 49 और यहाँ पे 49, फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर से माइनस, ये वैल्यू पहले से प्लस थी, प्लस माइनस विल बिकम माइनस. तो ये वैल्यू आ गई कितनी, यू विल आ गए 6. तो क्या लिख सकता था मैं, 17 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 6 ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 125 आएगा. मतलब इसको एक और टर्म्स में लिख सकता हूँ कि 125 इज इक्वल टू क्या होगा, 17 को 7 से मल्टीप्लाई करो और उसमें ऐड कर दो 6. सो दिस क्वोशिएंट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज 17 और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा मेरा क्या 6. दिस इज द रिमाइंडर. और डिवाइजर क्या होगा मेरा, डिवाइजर तो मुझे पहले से ही पता था, दिस वन इज कॉल्ड एज डिवाइजर और मेरा डिविडेंड होगा 125. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हमें यहाँ पे समझना था. अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे, अगर मैं 7 को किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूँ, चलो यहाँ पे लिखा मैंने नेगेटिव नंबर -24, अब बताओ मुझे क्या आएगा. सो यू विल से कि सर आपको क्या करना होगा, इसको 7 इसके छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. तो इसका छोटा नंबर क्या होगा ये सोचना पड़ेगा. क्या 7 3s are 21, इफ आई विल से 7 into -3 लिख रहा हूँ तो ये -21 लिख रहा हूँ, क्या ये 24 से छोटा नंबर है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा. अब मैं लिख रहा हूँ 7 into -4 दैट इज इक्वल टू -28. क्या -28 छोटा नंबर है एज कंपेयर टू -24, मुझे बताओ क्या ये वाला छोटा नंबर है कि या ये वाला छोटा नंबर है. तुम्हें पता है कि -28 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. सो क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 21, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे ये -28 प्रेजेंट है और यहाँ पे -24 प्रेजेंट है और यहाँ पे फिर से -21 प्रेजेंट है. ये तुम्हें कभी भी मिस्टेक नहीं करनी है, तुम्हें बोलना है कि -28 हमेशा छोटा होगा -24 से. सो यू विल से 7 4 28 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा मैंने -28. फिर से हम लोग ने क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस. अगर यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 28 -4 28 -24 जिसका आंसर होगा 4. अच्छा तुमने सोचा कि सर मैं दिमाग लगाता हूँ और लिखूंगा कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 7 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, तो यहाँ पे लिखूंगा -24, यहाँ पे लिखा -24 21 7 -3 और यहाँ से जो आंसर आएगा यहाँ पे फिर से माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और इसका जो रिमाइंडर आया वो आया -3, जो कि तुम्हारे हिसाब से ब्लंडर है. ये हमेशा याद रखो. क्यों ब्लंडर है, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा किसके किसके बीच में आएगा, वो हमेशा 7 से छोटा होगा और 0 से हमेशा बड़ा होगा. ये हमारा एक कंडीशन है जो हमेशा याद रखना है तुम्हें. एक छोटी सी चीज है जो मैंने तुमको बता दी, क्योंकि ये बाद में फ्यूचर में तुम कभी यूज कर सकते हो. अभी ये छोटी सी लग रही है तुम्हें, लेकिन बाद में ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी. छोटी सी चीज को थोड़ा सा समझना था जो कि तुम्हें बाद में कभी भी डाउट ना हो. अब चलते हैं हम लोग. तो ये चीज समझ आ गई कैसे डिवीजन करते हैं. अब
इसको हम लोग पॉलिनोमियल के टर्म में क्या लिखेंगे, तो क्या करेंगे कि एक पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे, उसको दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री होगा, डिग्री भी मैंने बताया था कि हाईएस्ट पावर होगा, वो ऐसा लेना है कि डिग्री ऑफ पी एक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। मतलब कि अगर मेरे पास एक्स टू पी एक्स की वैल्यू एक्स टू द पावर 4 है, हाईएस्ट डिग्री इसकी एक्स टू द पावर 4 है, तो दूसरे की हाईएस्ट डिग्री एक्स क्यूब हो सकती है, एक्स स्क्वायर हो सकती है, एक्स टू द पावर 4 हो सकती है, लेकिन एक्स टू द पावर 5 कभी भी नहीं होगी। तो बस यही पावर तुम ले सकते हो, हाईएस्ट पावर इतना ही होगा। ये एक छोटी सी चीज है जो तुम्हें यहाँ पे समझनी थी। क्या बोलना था कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जी एक्स के इक्वल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ के हिसाब से क्या बोलूंगा, अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये वैल्यू खत्म, क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के इक्वल, और ये आ जाएगा आर एक्स। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, मैंने बस इतना बताया है कि जो वैल्यू तुम यहाँ पे पी एक्स लिख रहे थे, जो 125 लिख रहे थे, उसको हमने अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखोगे तो ये लिखाएगा पी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कोशेंट, यहाँ पे आ जाएगा कोशेंट, ये आ जाएगा मेरा क्या डिवाइजर, और ये आ जाएगा मेरा रिमाइंडर। ये एक छोटी सी चीज थी जो तुमने यहाँ पे सीख ली है। होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन आपको इन फ्यूचर यूज पड़ेगी, इसलिए मैंने तुमको आज आपको बता दी। तो कैसे करते हैं डिवीजन, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने। लिया एग्जांपल कि x-1 को डिवाइड करके बताओ 3x टू द पावर 4 से, और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x टू द पावर 4 माइनस ऑफ 4x क्यूब माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1, ये लिखा हुआ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका कोफिशिएंट देखेंगे। इसका कोफिशिएंट है 3 और इसका हाईएस्ट पावर है x टू द पावर 4, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है x। x में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 3x टू द पावर 4 की तरीके से ये नंबर मिल जाए, मतलब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x टू द पावर 4। अब 3x क्यूब को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 3x क्यूब। अब ये हो गया माइनस, ये फिर से माइनस, ये जो माइनस होगा इसको कर देगा माइनस प्लस माइनस, तो 3x स्क्वायर, 3x टू द पावर 4 एक पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे 3x टू द पावर एक नेगेटिव वैल्यू है, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे जो माइनस है, इस माइनस को कर देगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। -4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, आंसर आ गया इसका x क्यूब। सो ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ x क्यूब माइनस ऑफ 3x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ, अब यहाँ पे देखो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, तो ये वैल्यू आ गई प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू लिख ली मैंने, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x। अब यहाँ पे जो आंसर आया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग को माइनस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बनाना है तो तुम्हें माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के अलावा कोई ऑप्शन तुम्हारे पास प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स लिखा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स फिर से लिख दिया, ये वैल्यू हो गई क्या, ये वैल्यू हो गई माइनस, ये वैल्यू हो गई क्या, अच्छा सॉरी माइनस, तो आंसर कितना हो जाएगा प्लस ऑफ एक्स, और यहाँ पे फिर से माइनस लगाया तो ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 4x, और यहाँ से आ गया माइनस ऑफ 1। अब क्या करेंगे, माइनस ऑफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लिखेंगे माइनस ऑफ 4x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ, सॉरी यहाँ पे हो गया प्लस ऑफ 4, ये वैल्यू आ गई माइनस, ये वैल्यू आ गई माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 5। तुम्हारे पास जो रिमाइंडर आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। तो क्वेश्चन क्या आएगा जल्दी से बताओ, क्वेश्चन आएगा मेरे पास दैट इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4। अब तुम्हारे पास रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आ गया मेरे पास दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 x टू द पावर 0 को इसको, और इसका जो डिवाइजर होगा वो तो तुम्हें पता ही है कि x-1 डिवाइजर होगा इसका, और इसका डिविडेंड क्या होगा 3x टू द पावर 4 माइनस ऑफ 4x क्यूब माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1 होगा। होप तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरीके से डिवीजन किया जाता है। अब हम लोग चलेंगे एक और क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे देखते हैं कि कैसे डिवीजन होना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ आई हैव टू डिवाइड x प्लस 3
with the value that is given as 4x cube plus 2x square minus of x plus of 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे 4x क्यूब लिखा हुआ है। सो यू विल से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर से। अगर ये 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस वन एज इक्वल टू 4x क्यूब, और अगर 4x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस वन एज 12x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फिर से माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यू विल से ये वाला वैल्यू कैंसिल और तुम्हारे पास आ गया माइनस ऑफ 10x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस ऑफ 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे। यू विल से यहाँ पे x भी तो लिखना होगा मुझे, तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस ऑफ 10x स्क्वायर और यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ 30x। फिर यहाँ पे क्या लिखा, माइनस लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा, माइनस, ये वैल्यू पूरी वैल्यू कैंसिल, यहाँ पे आ गया 29x और आ गया मेरे पास छोटू सा 3। अब क्या करेंगे, यू विल से कि 29 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो यू विल से 29 से मल्टीप्लाई किया तो 29x लिखा, 29 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 87। तुम एक बार चेक कर सकते हो उसको, 3 9 27, 3 9 27 के बाद 3 2 6, 6 + 2 8। यहाँ पे फिर से माइनस, यहाँ पे फिर से माइनस, ये वैल्यू पूरी कैंसिल। अब यहाँ पे तुम्हारे पास बचा माइनस ऑफ 84। अब ये तुम्हारे पास आंसर आ चुका है माइनस ऑफ 84। तो ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया तुम्हारा कोशेंट, और ये हो गया तुम्हारा डिवाइजर, और ये हो गया तुम्हारा डिविडेंड। ये सब चीजें तो हमें पता थी, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि मुझे इतना बड़ा डिवीजन किए बिना बस रिमाइंडर पता करना हो तो रिमाइंडर पता हो जाए, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? इसके लिए क्या करेंगे, एक हमारे पास थ्योरम है दैट इज कॉल्ड एज रिमाइंडर थ्योरम। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रिमाइंडर थ्योरम। वी विल डिस्कस अबाउट दैट थ्योरम एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से उस थ्योरम का यूज किया जाता है। तो ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर px एक पॉलिनोमियल है और इसको किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से अगर डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस ऑफ a, तो अगर मैं x माइनस a को लिखूं 0 के इक्वल, तो ये आ जाएगा क्या, x की वैल्यू आ जाएगी a के इक्वल। और ये जो x इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, अगर मैं इसको px एज अ ऑपरेटर अगर a पुट करूं, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कहेंगे, उसका नाम होगा, ये होगा रिमाइंडर। ये हमें याद कर लेना है यहाँ से कि जो भी वैल्यू आएगी वो होगा रिमाइंडर। अब बस क्या करना है मुझे, अब जैसे भी इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 1 से डिवाइड करना था इसको, तो मैंने बोला नहीं, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, x माइनस 1 को लिख लेंगे 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 1 लिखा। इसके बाद फिर क्या बोलेंगे, p की जगह ऑपरेटर क्या था, x था, तो अब उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस ऑफ 3। तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। तो क्या ये सही है? अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल मेथड में डिवाइड कर देते हैं। तो x माइनस 1 को डिवाइड किया x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 3 से। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल से x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ x, यहाँ पे हो गया माइनस 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 प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस x प्लस ऑफ 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे x प्रेजेंट था तो बस -1 से मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ x, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस ऑफ 1। ये लिखा मैंने, यहाँ पे फिर से माइनस, यहाँ पे फिर से माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 - 1 जिसकी वैल्यू होती है 2। तो ये आंसर आ गया 2। देखो यहाँ पे भी आंसर 2 है, यहाँ पे भी आंसर 2 है। तो क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को विदाउट इसके डिवीजन के भी हम लोग निकाल सकते हैं। रिमाइंडर क्या होगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन इसमें करके देख लेते हैं कि देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, जिसमें से क्या लिखा हुआ है कि इसका रिमाइंडर -5 आने वाला है, लेकिन इसको इस तरीके से भी सॉल्व करके बताया जा सकता है कि x माइनस 1 को सबसे पहले 0 रखो, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब तुम्हारे पास पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल प्रेजेंट था px, इसको लिखा था मैंने 3x टू द पावर 4 माइनस ऑफ 4x क्यूब माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह हम लोग पुट करेंगे 1। तो यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस ऑफ 4 इंटू 1 टू द पावर 3
-3 × 1 और यहाँ पे आ गया -1। ये वैल्यू आ गई 3, ये आ गया -4, ये हो गया -3, ये हो गया -1। क्या 3 -3 कैंसिल हो जाएगा? हाँ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसको कैंसिल करना जरूरी है। और यहाँ पे -4 को -1 से ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा -5। तो तुम्हारे पास 2 स्टेप में भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। अगर मुझसे रिमाइंडर पूछा जाएगा तो ये रिमाइंडर निकालने का एक तरीका हो सकता है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए एक तरीका, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि और थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। क्या बोला है यहाँ पे? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x² + 7x - 11। इसको डिवाइड करना है किससे? 3x - 2 से। यहाँ पे लिखा मैंने 3x - 2 विच इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा? x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? px हम बताएंगे। px की वैल्यू तो यहाँ पे सर दिया हुआ है x² + 7x - 11। अब क्या करेंगे? x की जगह हम लोग पुट करेंगे क्या? 2/3। ये हमारा नया टास्क होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या? 2/3 टू द होल स्क्वायर प्लस 7 × 2/3 - 11। ये लिखा। तो 2/3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4/9 होता है। और 7 × 2 इसकी वैल्यू होती है 14/3 - 11। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 9 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 4 आ गया। 3 3 9, 14 3 42 and you will get here the value as 9 and 9 9s are 99। इस तरीके से लिख लोगे। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 46 -99 और यहाँ पे आ गया 9। तो यहाँ पे आ गया 9 - 6 3 होता है और 9 में से 4 गया। यू विल गेट दिस वन एज -53 डिवाइडेड बाई 9। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, -53/9 इस तरीके से हमें निकल जाएगा। छोटा क्वेश्चन था, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें समझ में आ चुका है कि रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से अप्लाई करना है। इसी तरीके से रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया जाएगा। चलो एक चीज मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं सपोज किया कि x² + 3x + 2 लिखा हुआ है और इसको x + 1 से डिवाइड करो, तो मैं क्या करूंगा? x + 1 को 0 लिखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ पे लिखा मैंने p - 1। तब यहाँ पे क्या आएगा? यू विल से -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 × -1 प्लस ऑफ 2। इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई 1, ये आ गया -3, ये आ गया +2। इसकी वैल्यू हो गई 0। अरे यार, ये तो 0 आ रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो इसका नाम देना पड़ेगा ना। अगर इसका नाम नहीं दोगे तो ये तो बुरा मान जाएगा कि सर मैं 0 लेके आ रहा हूँ, आपके लिए इतनी बड़ी वैल्यू है 0 जैसी वैल्यू अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो मुझे कुछ नाम दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, तुम्हारे लिए हम बंदोबस्त करते हैं। तुम्हारा नाम आज से पड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या हुआ? x - 1 जो सॉरी x + 1 लिखा हुआ था, x + 1 को 0 रखा और उससे क्या हुआ? x की एक वैल्यू आई और वो वैल्यू पूरे px को बना दी 0। तो क्या बोलेंगे? x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x² + 3x + 2। यहाँ से एक तुम्हारे पास नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। जैसे ये 0 बना दिया तो x² + 3 को क्या लिख सकते थे? x + 1 × qx और यहाँ पे लिखा प्लस ऑफ 0। इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि तुम्हारे पास अब जो तुम्हारे पास px होगा, ये बस qx होगा और यहाँ पे gx होगा। यहाँ पे rx का कोई भी मतलब नहीं बचेगा। ये हमको यहाँ से सीखना है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट थिंग आया है क्या? दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर px एक पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 से बड़ी है डिग्री, ठीक है, तो x - a इज अ फैक्टर ऑफ px। तो p a की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगा। ये पहला स्टेटमेंट है कि px की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब उसके बाद क्या हो गया? अगर pa = 0 है तो x - a इज अ फैक्टर ऑफ px। ये दो चीज तुम्हें यहाँ से समझनी थी। बस ये बोलूंगा कि x - a इज अ फैक्टर ऑफ px तो बोलूंगा pa की वैल्यू 0 होगी, और अगर pa = 0 है तो बोलेंगे x इज अ फैक्टर ऑफ px। ये हमने यहाँ से सीखा। तो देखो, इससे ये स्टेटमेंट भी तुमको समझ आ जाएगा कि px इज डिवाइडेड बाय gx। मतलब अगर डिवाइडेड बोलो या फैक्टर बोलो तो दोनों सेम है। तो px इज अ फैक्टर ऑफ gx, तो मतलब क्या हुआ? rx की वैल्यू 0 है। तो मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं? px इज डिवाइडेड बाय gx मींस क्या हो गया? gx जो होगा वो फैक्टर होगा किसका? px का। ये नहीं बोल सकते हम, उल्टा चीज नहीं बोल सकते। px फैक्टर होगा gx का, ये स्टेटमेंट नहीं होगा, उल्टा स्टेटमेंट चलेंगे। उल्टा स्टेटमेंट क्या कहता है? gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये हो गया
मतलब कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ से समझ आया। चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला, कि बताओ इसमें से कौन सा फैक्टर होगा। सो यू विल से कि x प्लस 2 को सर लिख लो 0 के इक्वल, x की वैल्यू आ गई -2, यहाँ से क्या वैल्यू आ गई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई, और x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 लिखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो यहाँ पे जल्दी से पुट करो तो लिखोगे p माइनस ऑफ 2, यहाँ पे क्या लिखोगे p2 लिखा मैंने, फिर यहाँ पे क्या लिखा मैंने p माइनस ऑफ 4 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा p4 लिखा। अब जल्दी से सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे -2 का होल क्यूब प्लस ऑफ 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +2 का होल क्यूब प्लस ऑफ 8। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 का होल क्यूब प्लस ऑफ 8, और लास्ट में क्या आएगा 4 का होल क्यूब प्लस ऑफ 8। जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं हम लोग निगेटिव वाले पे। तो 4 का क्यूब अगर देखोगे तो 4 4 16, 16 4 64, ये बहुत बड़ा वैल्यू है 8 से, तो यू विल से कि ये तो वैल्यू कैंसिल हो चुकी है। अब -2 का होल क्यूब अगर करते हो तो -8 आता है, -8 में अगर 8 ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ गई 0। तो मैंने बोला था तुमसे कि अगर p -2 की वैल्यू 0 आ रही है तो x + 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा x³ + 8 का। अब यहाँ से एक और चीज देखते हैं कि व्हाट इज द अदर फैक्टर ऑफ x³ + 8। तो ये चीज हम लोग के लिए क्या करने का होगा, इसको लिखेंगे x + 2 और इसको डिवाइड करेंगे x³ + 8 से। मुझे पता है कि रिमाइंडर 0 आने वाला है, तब भी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। चलो इसको किससे डिवाइड करेंगे, x² से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x², यहाँ पे लिखा, सॉरी ये x³ आ जाएगा और ये 2x², यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यू विल गेट दिस वैल्यू इज -2x² प्लस ऑफ 8। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे -2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे -2x² और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यू विल से दिस वन इज -4x। यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस, ये वाली वैल्यू कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिखेंगे हम लोग 4x माइनस ऑफ 8। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ऑफ 4 से, प्लस ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा क्या 4x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। अरे ये तो पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन ये तो निगेटिव आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक गलती की हुई है, जो कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, इसकी वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल। तो तुम्हारे पास x³ + 8 के 2 फैक्टर्स आएंगे। फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, x + 2 होगा, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, x² माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 4। ये तुम्हारे पास दूसरा फैक्टर होगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सेकंड फैक्टर, जल्दी से जल्दी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर तुम डिवाइड नहीं करते हो तो तुम्हें दूसरा फैक्टर कभी भी नहीं मिलेगा। तो कभी भी तुमसे पूछे कि व्हाट इज द अदर फैक्टर हियर, व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू डिवाइड द वैल्यू। वंस यू विल डिवाइड यू विल गेट द आंसर। ये हो गया मेरे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस करने का। अब यहाँ पे आते हैं कि तुमसे बोला है कि k की वैल्यू बताओ, और पहले ही बता दे रहा है कि x - 1 फैक्टर है किसका, दिस px का। तो मैं बोलूंगा कि x - 1 को अगर मैं 0 रखता हूँ तो यू विल से कि x = 1 आएगा। मतलब कि अगर मैं इसमें p1 रखता हूँ तो यू विल गेट द आंसर इज 0। ये तो श्योर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि x - 1 फैक्टर है, तो यहाँ पे ये वैल्यू तो 0 होने वाली है। अब क्या करेंगे, 4 × 1³ लिख लेंगे, प्लस ऑफ 3 × 1² लिख लेंगे, माइनस ऑफ 4 × 1 लिखेंगे, प्लस ऑफ 4k लिख लेंगे, विच इज इक्वल टू 0। ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया -4, ये आ गया 4k, विच इज इक्वल टू 0। 4 और 4 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई -3/4, और ये मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू -3/4। ये चीज हमने यहाँ से सीख ली। अब आते हैं हम लोग x + 2 से फैक्टर। अब मुझे पता करना है कि वेदर दिस वन इज अ फैक्टर। तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, सबसे पहले क्या करो कि x + 2 को लिख लो 0 के इक्वल, और बोलो कि x का वैल्यू हो चुका है दैट इज इक्वल टू -2। तो अब क्या करेंगे, e = -2 रखा, दैट इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब प्लस 3 × -2 टू द होल स्क्वायर
माइनस ऑफ 5 इंटू 2 प्लस ऑफ 6। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। माइनस ऑफ 2 का होल क्यूब तुम्हें पता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 होना चाहिए। 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, 4 3 जार 12 लिख लेंगे हम लोग। और यहाँ पे आ जाएगा -10 प्लस ऑफ 6, ये हो गया माइनस ऑफ 18 और यहाँ से आ गया प्लस ऑफ 18, जिसका आंसर होता है 0। जैसे ही मैंने बोला कि p-2 की वैल्यू 0 है, यू विल से कि x प्लस 2 फैक्टर होगा। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट निकल के आती है। यहाँ से ये चीज हमने सीख ली। होप कि तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई है। अब एक और चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, दैट इज अगर मैं सपोज किया कि मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, इस तरीके की वैल्यू लिखी हुई है, इसको डिवाइड करना है मुझे एक्स प्लस ए से, ठीक है। और तुम्हें देखना है कि क्या क्या आंसर आ सकता है। ये तुम्हारे पास एक छोटा टास्क है, इसको समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं इसका एक प्रॉपर सेशन का मैं बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये एक तुम्हारे लिए टास्क है और ये तुम्हें कंप्लीट करना है। इसका मैंने एक एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे सेट करके दिया हुआ है कि ये एक एग्जांपल है जो कि तुम इसका यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको ही यूज करके तुम सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि एक छोटा सा टास्क है, प्लीज करो। तुम्हारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की और अच्छी बन जाएगी। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग फैक्टराइजेशन डिस्कस करने वाले हैं। क्यों फैक्टराइजेशन? क्योंकि फैक्टर्स तुमने पता कर लिए, तो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे ये पता करने के लिए हम लोग को फैक्टराइजेशन का यूज करना पड़ेगा। सो वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टराइजेशन इन द नेक्स्ट सेशन। होप तुम ये पूरी वीडियो अच्छे से देखो। अगर तुम्हें कहीं पे भी डाउट होता है, क्या करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। We will go through with that thing, and let's meet in the next session and we will discuss more about factorization in the next class. So bye everyone, happy learning.